नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, आपके फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, जिसमें आपके संभावित 30 प्रश्न रहेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, पेडागोजी के प्रश्न रहने वाले हैं। रीजनिंग में सामान्य ज्ञान रहेंगे, तार्किक अंकिक प्रश्न रहेगा, समसामयिक घटना चक्र वाले प्रश्न रहेंगे। पेडागोजी के 10 प्रश्न रहेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग A to Z लगभग यही पूछे जाने वाला है, जैसे हमने वर्ग 1 में भी क्लास किया था। लगभग इसी टॉपिक से जो है पूछा गया था। तो वर्ग 2-3 में भी चांसेज हैं, आपके 99% चांसेज हैं। तो चलिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इसके पहले जो है 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे इस लाइव क्लास के बाद लिंक आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम सामान्य हिंदी के प्रश्नों की बात करेंगे, जो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न दिया गया है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, अपूर्ण वर्तमान या सामान्य वर्तमान कहते हैं। तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, सभी बताइए। तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, क्योंकि क्रिया को जारी रहना का बोध हो तो अपूर्ण वर्तमान काल होता है। वर्तमान में कार्य के होने का संदेह होता है तो संदिग्ध वर्तमान होगा। और आपके भूतकाल में कार्य होने का संदेह होता है तो संदिग्ध भूतकाल हो जाता है। और समान रूप से जिस क्रिया से क्रिया के समान रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है उसे समान वर्तमान कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्रिया अभी हो रही है वह अपूर्ण वर्तमान कहलाया जाएगा, क्योंकि क्रिया को जारी रखा जा रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुई है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय जो है लगाते जाते हैं? तो प्रत्यय शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, और इनका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता। प्रत्यय का स्वयं कोई अर्थ नहीं होता है, यह किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बना देते हैं। तो यहाँ पे हिंदी, किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? हिंदी भाषा की बात करेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताइए। बिडौजा, पिशुन, मार, अश्म, सभी लोग बताइए। कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताना है। कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा, वह हो जाएगा मार। इसके और भी हैं, जैसे आपका अनंग होता है, कामदेव का पर्यायवाची अनंग, मदन, अदेह हो गया, अदेह। इसके साथ साथ बिडौजा जो होता है, बिडौजा जो पर्यायवाची शब्द होता है, यह इंद्र का होता है। पिसुन का कौवा का पर्यायवाची हो जाएगा। और अस्म किसका पर्यायवाची है? पत्थर का पर्यायवाची है। तो कामदेव का पर्यायवाची मार। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मुकुल, अधखिला, कमल या पुष्प की बात करेंगे। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे मुकुल कहते हैं। इसके लिए अन्य शब्द भी है, कलिका, कोरक, गुंजा। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती। अगला प्रश्न है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गर्दन पर बैठ जाना, पीछे न छोड़ना, जान से मार डालना, गर्दन दबाना। तो उपसर्ग प्रत्यय हो गए, एक शब्द हो गया। ठीक है, आपके मुहावरे, लोकोक्तियां, इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? पीछा न छोड़ना। बी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का अभिमान है, गर्व है, दर्प है या घमंड है? तो सिंपल सी बात है, गर्व ही हो सकता है। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या हो जाएगा? यहाँ पे गर्व की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला, या उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया।
शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध शुद्ध भी आएगा। तो शुद्ध वाक्य ये कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। अंश और भाग समानार्थी है, ऐसी दशा में दोनों का प्रयोग एक साथ करने का पुनरुक्त दोष हो जाएगा। अंश और क्या है, भाग। तो अंश और भाग का जहां प्रयोग अगर हो रहा है तो पुनरुक्त दोष हो जाता है वहां पे। तो शुद्ध वाक्य डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस विकल्प में गलत परिभाषिक शब्द दिया गया है? जुवेनिल जुवेनिल कोर्ट किशोर न्यायालय, अप्रेंटिस प्रशिक्षण, एडेम्प्टी क्षतिपूर्ण, रेम्बर्समेंट प्रतिपूर्ति। तो गलत परिभाषिक दिया, गलत अर्थ किस में दिया गया है? अप्रेंटिस, क्योंकि अप्रेंटिस का अर्थ होता है शिक्षु होगा। क्या होगा? शिक्षु। इसलिए कार्य क्वेश्चंस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट आर्टिकल करना है। नील आर्मस्ट्रांग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। तो हमने पहले ही बता दिया, ऑन द मून। कहते हैं ना, कुछ जो सच्चाई होती है अपने आप मुख से आ जाती है। तो दा तो प्रयोग होगा, लेकिन फर्स्ट में भी आपका नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक द मून, पहला ऑप्शन। दोनों में द आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है। देखिए, जहां पे फर्स्ट आए, नेक्स्ट आ जाए और लास्ट शब्द आ जाए, इसके पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। फर्स्ट आए, नेक्स्ट आए, लास्ट आए, इसके पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। और मून तो सभी लोग जानते हैं, जैसे द सन, द स्टार, द मून, इसमें द का ही प्रयोग होता है। ठीक है। तो ये तो द पर्टिकुलर है, लेकिन फर्स्ट आए, लास्ट आए और नेक्स्ट आए, इसमें भी इसके पहले भी द का आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे भी है, सिचुअल एडवर्ब फ्रॉम दोज प्रोवाइडेड। एडवर्ब की बात करेंगे। इट लुक अस 5 hours टू रीच द एयरपोर्ट, नियरली, ऑलवेज, इन अ, नॉन ऑफ दीज। तो इट लुक अस नियरली 5 hours टू रीच द एयरपोर्ट। नियरली का प्रयोग उचित है, क्योंकि नियरली का अर्थ होता है लगभग। लगभग 5 घंटे से जो है मैं एयरपोर्ट पहुंच रहा हूं। अगला जो प्रश्न दिया गया है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ अ ब्लैंक्स टू फील्ड विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सी हर पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल। तो सी हैंग्ड हर, हंग हर, हैड हंग्ड हर या हैंग होगा। सी का प्रयोग कहां पर हो रहा है? कहीं ना कहीं फीमेल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। तो सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म जो हो जाएगा वह होता है हंग, क्योंकि वाक जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और हैंग का सेकंड फॉर्म ऑफ द हंग होता है। हैंग का सेकंड फॉर्म ऑफ द क्या होगा? हंग हो जाएगा। और वस्तु को लटकना या टांगना भी कहते हैं हम। हंग का मतलब क्या होता है? लटकना या टांगना। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, दिस विल ग्रेटफी सम पीपल एंड सरप्राइज द रेस्ट। कह रहा है, चूज द वर्ड विच द बेस्ट एक्सरसाइज द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस।
दिस विल ग्रेटिफाई सम पीपल एंड सरप्राइज द रेस्ट। तो वह हो जाएगा डिलाइट। ग्रेटिफी का अर्थ होता है आनंद देना। ग्रेटिफी का अर्थ क्या होता है? आनंद देना होता है। और डिलाइट का भी अर्थ होता है आनंद देना। सैरो का अर्थ होता है शोक। एंड डिस्पेच का अर्थ होता है प्रेषण। और एनॉय का अर्थ होता है नाराज करना। तो ग्रेटिफी के समान जो अर्थ हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डिलाइट। अगला प्रश्न देखिएगा, मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे करना है। ग्रामेटिकली देखा जाए करेक्ट यहाँ पे करना है और नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ग्रामेटिकली अगर करेक्ट करके देखा जाए तो द कंट्री इज टूरिस्ट पैराडाइज। इसके बाद होगा ईच द डीज आइसलैंड इन इज अ विजुअल ट्रेट। या इसके पहले होगा, तो राइट ऑप्शन हमारा हम बात कर रहेंगे पहले क्या होगा। पहले देखिए होगा द मालदीव इज अ नेशन विच इज रेफर्ड टू एज आइसलेस अंडर द सन। पहला तो ये होगा। इसके बाद होगा इट कंप्रेज मोर देन 1200 आइसलैंड्स। इसके अंदर कितने हैं? 1200 आइसलैंड। इसके बाद होगा ईच ऑफ दिस आइसलैंड इज अ विजुअल ट्रीट। इसके बाद होगा द कंट्री इज अ टूरिस्ट पैराडाइज। इसके बाद होगा एवरी वन हु हैज विजिटेड दीज आइसलैंड विज वॉच फॉर दैट। यानी ग्रामेटिकल में देखा जाए तो पहले पहला होगा, इसके बाद तीसरा होगा, इसके बाद चौथा होगा, इसके बाद दूसरा होगा, इसके बाद पांचवा होगा। यानी इन ऑप्शनों में देखा जाए ग्रामेटिकली देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाए। अब तार्किक समसामयिक घटना वाले प्रश्न करेंगे, रीजनिंग वाले प्रश्न। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो पचमढ़ी है वह कहाँ पर स्थित है? राजपीपला पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल पर्वतमाला या गविलगढ़ की पहाड़ियाँ। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जो हिल स्टेशन पचमढ़ी है यह कहाँ पर आपके स्थित है? यह आपके महादेव की पहाड़ियाँ पर स्थित है। और यह समुद्र तल से लगभग 1067 मीटर की दूरी की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मनोहर आइच को पॉकेट हारक्यूलिस कहा जाता है क्योंकि वे एक मुक्केबाज थे, एथलीट थे, तैराक थे या बॉडी बिल्डर थे। तो मनोहर आइच को पॉकेट हारक्यूलिस क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह एक बॉडी बिल्डर थे। मनोहर आइच एक बॉडी बिल्डर थे और 1950 में इनको जो है 36 वर्ष की आयु में 1950 में 36 वर्ष की आयु में मिस्टर हारक्यूलिस का खिताब इन्होंने जीता था। 36 वर्ष की आयु में 1950 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ है? तो ये दोस्तों आपके 2005 में पारित हुआ था, सितंबर 2005 में। और पहली बार जो है लागू किस राज्य में हुई थी ये योजना? तो 2006 में 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश का एक था बंदापाली गांव। कौन सा? बंदापाली गांव, आंध्र प्रदेश। यह योजना लागू हुई। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर नरेगा का नामकरण फिर क्या है? मनरेगा किया गया। पहले नरेगा था, नरेगा को से फिर आपका मनरेगा नामकरण कब कर दिया गया है? 2009 में किया गया, 2 अक्टूबर 2009 को, जिसे हम अहिंसा दिवस के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से किसने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो सभी लोग जानते हैं, वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, BR अम्बेडकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो भाग लिया था वह कहलाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज का सम्मेलन कब हुआ था? 1930। दूसरा 1931।
तीसरा 1932। तीनों में B.R. अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में डिक्शनरी को 20 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो वही मोबिलिटी को 16 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में टर्मिनेशन को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? अब देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। इस कूट भाषा में सभी अक्षरों को गिनती करके क्या किया गया है? 2 से गुणा किया गया है। सभी को गिनती कीजिए और 2 का गुणा कर दीजिए। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में 2 का गुणा कर देंगे 20 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 में 2 का गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। अब 11 में 2 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। 22 हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन बेफिक्र तरीके से आपका सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से यह कूट वाला था। इस प्रकार के इसके पहले भी ऑलरेडी हम 11 पार्ट कर चुके हैं, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। उस विकल्प जिसका संबंध तीसरी संख्या से जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से, दूसरी संख्या का पहली संख्या से जो संबंध है, तो तीसरी संख्या का किससे संबंध होगा? 90 का 31 से संबंध है, मतलब +59 की बात करेंगे। तो 43 में अगर हम +59 कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 102। तो 102 किस में दिया गया? बी ऑप्शन में। यानी 90 में 31 को दोनों का डिफरेंट अंतर +59 का है, तो 43 और 102 में डिफरेंट भी आपका कितने का होना चाहिए? 59 का होना चाहिए। ठीक है, तो 102 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा सही आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, सरलीकरण का। इसमें आपको बोर्ड मास का रूल आपसे पता होना चाहिए। जी हाँ, बोर्ड मास का रूल इंपॉर्टेंट होता है। 78/13 ऑफ 5 - 48 72 गुणे 3 - 15/8 23 - 29 - 17 ऑफ 4 का मान। जहाँ पे आप लिखा हो वहाँ पे गुणे का चिन्ह होता है। ठीक है, ये जान लीजिएगा। जहाँ भी आप लिखा रहे वहाँ पे क्या होता है? गुणे का चिन्ह माना जाता है। और हिंदी में का लिखा जाता है। हिंदी में अक्सर आपको देखते हैं, हिंदी अगर रहेगी तो उसमें का लिखा रहता है, तो वहाँ पे भी गुणे का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पे हम इसका सलूशन देखें अगर, तो 78/13 × 65 कर दीजिए, माइनस 48/72 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। फिर गुणे 3 करेंगे इंटू 15 3 - 15/8 कर देंगे, बराबर 23 - 29 दिया गया है तो -6 आ जाएगा, और -17 ऑलरेडी दिया गया है, और कोष्टक बंद करेंगे पूरा 2/3 वाला, और अंत में आप 4 दिया गया नहीं गुणे 4 कर लेंगे। इसके आगे की जो प्रक्रिया है हमारी वैल्यू आ जाएगी 78/65 माइनस 2 प्लस 15 × 15 गुणे 3 डायरेक्ट कर देंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी नहीं, -17 और लास्ट में गुणे 4, यानी कि 78/65 आया, यानी कि 6/5 माइनस 45 माइनस 60/4 गुणे 4 है ये, यानी 6/5 प्लस 15 आ जाएगा। भाई माइनस का यहाँ पे कितना आ रहा है? 45 60 दिया गया है। ठीक है, तो 45 60 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, और 4 का 4 से कट जाएगा, -15 है, बाहर भी माइनस तो प्लस में हो जाएगा, यानी 6/5 प्लस 15 यानी कि 16 सही, 1/5 यानी कि जो सी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। इसके बाद शिक्षा शास्त्र के प्रश्न करते हैं।
लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण, आपका सामाजिक संपर्क हो गया, संतुलन हो गया, पुरस्कार हो गया। देखिए, वाइगोस्की का सामाजिक संस्कार सिद्धांत जो है वह आपके संतुलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, संतुलन की बात कर रहे हैं या पुरस्कार की बात कर रहे हैं या सामाजिक उपकरण। देखिए, नीचे कूट वाला भी दिया गया है, हमने कूट वाला देखा ही नहीं, यहाँ पे कूट वाला भी दिया गया है। तो कूट वाले के हिसाब से देखा जाए तो लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो है, जो कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं वह सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क हो जाएगा। पहला दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जीन पियाजे जी, लेव वाइगोस्की, जेरोम ब्रूनर या अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। तो सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ये दोस्तों लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो है दी गई है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है और भी इंटरेस्टेड है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत या बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो वह सिद्धांत, वह विकास का सिद्धांत इस बात का समर्थन करे कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है, तो वह कहला जाता है जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधन सक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? चार्ल्स स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिनेट, थियोडोर साइमन या हार्वर्ड गार्डनर। तो जिस सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में जो है परिभाषित किया है वह कहलाता है हार्वर्ड गार्डनर। जब भी बुद्धि की बात की जाती है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत आप सभी लोग जानते होंगे, परिचित होंगे, और इस सिद्धांत में बुद्धि के 9 प्रकार बताए गए। अगला प्रश्न देखिए, दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी होता है? अगम मूलभूत संरचनाएं, अवसरों की असमानता, सहभागिता में अवरोध या गैर भेदभाव। तो दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए जरूरी क्या होता है? इनके लिए जरूरी होता है गैर भेदभाव। गैर भेदभाव दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ समान विद्यार्थियों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में सभी विद्यार्थियों का समान रूप से समावेशन होना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है तब नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित ना की जाए, तब विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल कई बार दोहराई जाती है, तब विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होता है, तब विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं कुछ उत्तेजनाओं का उपयोग करके अनुबंधित की जाती है। तो सीखना प्रभावी प्रासंगिक हो जाता है, कब हो जाता है? तब सीखना प्रभावी प्रासंगिक हो जाता है तब विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से उसमें शामिल होते हैं। जब प्रासंगिक हो जाए, जब सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है तभी विद्यार्थी बालक बालिकाएं अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। अगला, ध्वनि लय शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस विधि के मूल है? अंतर्व्यक्तित्व, भाषिक या स्थानिक। तो लय, ध्वनि लय शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना जिस बुद्धि के मूल हो जाते हैं वह हमारी कहला जाती है भाषिक। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पाठ योजना के अनुसार पढ़ाते समय आमतौर पर अध्यापक किसे महत्व देते हैं? मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और पाठ योजना के अनुसार अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप जो है किसे महत्व देंगे? पूर्ववर्ती ज्ञान की जांच को, प्रेरणात्मक प्रश्न को, प्रस्तुतिकरण को या ब्लैक बोर्ड लेखन को महत्व देंगे? तो आप जो है किसे महत्व देंगे? आप ब्लैक बोर्ड लेखन को अधिक महत्व देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान विधि के वैज्ञानिक का जो पहला चरण होता है वह होता है समस्या के प्रति जागरूकता। क्या होता है दोस्तों? वह होता है आपकी समस्या के प्रति जागरूकता होना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और पेडागॉजी का 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है?
ढालना, क्रमबद्धता, सामाजिक पृथक्कीकरण या पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है सहगामी अधिगम युक्ति हो जाती है? तो हो जाती है पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। यह एक सहगामी अधिगम युक्ति हो जाती है, क्योंकि शिक्षक को अपनी कक्षा में सहयोगी रूप से सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। और अधिगम का यह प्रकार छात्रों को न केवल परिस्थितियों का अध्ययन करना सिखाता है, बल्कि इसमें सामाजिक कौशलों का भी विकास करता है। इस प्रकार से अधिगम के छात्रों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न मिलजुल कर करना चाहिए। तो आई होप सभी पैर में अच्छे तरीके से आपने समझा। ये 30 संभावित प्रश्न को अच्छे तरीके से समझा। लगभग इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, सेम टू सेम आ सकते हैं, इसी कैटेगरी से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपके अगले पार्ट पर डेली 7 PM के लाइव क्लास के माध्यम से। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।